amazing channel that is the Crazy Commerce Professor. आज हम पढ़ने वाले हैं आगे के कुछ प्रिंसिपल, that is centralization and decentralization of scalar chain. अब भाई आगे भी है, टेंशन नहीं लेना है. तो पहले ये समझते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है. सेंट्रलाइजेशन मींस द कंसंट्रेशन पावर इन वन हैंड. एक हाथ में अगर पावर, एक इंसान के पास पावर या फ्यू हैंड्स में कुछ लोगों के पास पावर है तो उसको मैं कहता हूं सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब रहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इनटू मेनी हैंड्स. जब पावर, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो अथॉरिटी है, अगर वो बहुतों के बीच बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. तो आइए देखते हैं. Concentration of decision making power is known as centralization, whereas distribution of the same to more than one person is decentralization. सर इतना बड़ा लिख दिया हो सर, क्या ये भी याद करना है? बस ये मीनिंग है बेटा. अगर मीनिंग लिखने बोलेगा तो लिखो यार, नहीं तो प्रिंसिपल तो यहां से कहता है. प्रिंसिपल क्या कहता है सुनते हैं, that there should be a balanced subordinate involvement through decentralization with the manager. अरे भाई जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका बैलेंस इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन. ये नहीं होना चाहिए कि पूरा अथॉरिटी आप ही ले रहे हो, पूरा काम बोलते हैं मैं ही करूंगा, मेरी ही अथॉरिटी रहेगी, मैं ही डिसीजन लूंगा. अरे ऐसा मत करो यार, वरना सबऑर्डिनेट कभी सीख ही नहीं पाएगा. ये तो वही वाली बात हो गई, आप सबऑर्डिनेट को हायर किया पर उसको काम ही नहीं देते करने के लिए. अरे ऐसे का मतलब ही क्या. तो बेसिकली यहां पे बोलना ये चाहता है दैट देयर शुड बी अ बैलेंस subordinate involvement through decentralization. यानी decentralization के थ्रू आप इन्वॉल्व करो. जब आप पावर दोगे सबऑर्डिनेट्स के बीच में, पावर बांटोगे, उनको बोलोगे यार तुम काम करो, तो बेसिकली उन लोग भी काम करेंगे, काम सीखेंगे. ठीक है. जनरली लार्जर ऑर्गेनाइजेशन विल हैव मोर डिसेंट्रलाइजेशन कंपेयर्ड टू द स्मॉलर वन. अरे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा रहेगा. सर क्यों? क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा लोगों को अगर काम कराना है तो डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा. अगर आप नहीं करोगे तो आप इतने सारे लोगों को मैनेज नहीं कर पाओगे. जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको क्लास कैप्टन बना दिया, 10 लोगों का आप इजीली मैनेज कर लोगे, पर अगर मैं आपको क्लास कैप्टन बना दिया 500 लोगों का और आप अकेले हो तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे. तो मैनेज के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन यानी अपनी पावर को बांटना, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बांटना लोगों में ये करना पड़ेगा, वरना वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा. चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्केलर चेन को. सर स्केलर चेन क्या कहता है? स्केलर चेन कहता है ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल वेदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट. यानी ये कहने का मतलब है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन होनी चाहिए. स्केलर चेन का मतलब कि भाई एक लाइन ऑफ अथॉरिटी, एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप. भाई कहने का मतलब, यानी मतलब ये है कि भाई कम्युनिकेशन जब होना चाहिए तो टॉप, यानी टॉप पे अगर ए है तो ए बताएगा काम बी को, बी काम बताएगा सी को, सी बताएगा डी को, वैसे ही ए बताएगा ई को, ई बताएगा एफ को, एफ बताएगा जी को. भाई टॉप से बॉटम की तरफ एक अथॉरिटी, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए और इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए. अगर ये ब्रेक हुआ तो भाई बहुत सारी दिक्कतें होंगी. सर दिक्कतें क्या होंगी? अरे दिक्कतें होंगी, ये कम्युनिकेशन कौन किया है पता ही नहीं चलेगा, कभी समझ ही नहीं आएगा किसके पास ये कम्युनिकेशन आया है, कौन कर रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सारी चीजें पता नहीं चल पाएंगी. अच्छा, इस कम्युनिकेशन चेन को ब्रेक भी नहीं करना चाहिए. क्यों सर? अरे मान लीजिए प्यून है, प्यून कहां पे आएगा? चलिए लोअर लेवल. प्यून जाके अगर डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है और वहां जाके पहुंच गया भैया वो आपका 12 रुपए चाय वाले के पास बाकी है, तो फिर तो हो गया यार काम खत्म. इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कम्युनिकेशन करिए तो बेसिकली एक लाइन और एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. अगर वो चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी. नेक्स्ट बढ़ते हैं गैंग प्लान की ओर. आप यहां देख रहे हैं, यहां से यहां एक शॉर्टर रूट बताया गया है. यानी मान लीजिए अगर दो सबऑर्डिनेट हैं, उन लोग आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर लेट किए, डिले किए तो शायद उस काम का काम तमाम हो जाए. तो इसीलिए बोला ये गया है कि गैंग प्लान एक शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन है ताकि कम्युनिकेशन डिले ना हो, कम्युनिकेशन लेट ना हो. ठीक है. तो गैंग प्लान इज बेसिकली यूज्ड when there is an emergency within the organization so that communication cannot be delayed. बहुत जल्दी मेरे को कम्युनिकेट करना है. अरे भाई ये सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ए ई को बताएगा, ई एफ को बताएगा तो बहुत लेट हो जाएगा. भैया आपको तुरंत कम्युनिकेट करना है तो डायरेक्ट आप अपने सुपीरियर से परमिशन लीजिए, सुपीरियर से परमिशन लीजिए, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज ओनली पॉसिबल बाय टेकिंग परमिशन ऑफ द सुपीरियर. तो आप सुपीरियर से परमिशन लीजिए एंड फिर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर
so gangplank is basically a shorter route in the communication process. तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए आगे की पॉइंट की तरफ, और अगला है ऑर्डर, इक्विटी और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए, ऑर्डर कहता है that people and material must be placed in a suitable position at appropriate time for maximum efficiency, यानी बेसिकली right thing should be placed at right job, यानी कहता है कि अरे भाई हर एक की एक सही जगह रहती है, अगर आप उसको गलत जगह रख दोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सादी बात है यार, वो टाइम याद कर लो जब आपको अचानक से कोई चीज लिखना और आपको पेन नहीं मिलता तो आपका टाइम वेस्ट होता है, बिल्कुल होता है। वैसे ही मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लीजिए इमीडिएटली टूल्स की जरूरत पड़ रही है और टूल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जगह प्लानिंग डिपार्टमेंट में, अरे यार फिर तो टाइम वेस्ट होगा ना। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है दैट देयर शुड बी ऑर्डर टू एवरीथिंग, यानी ऑर्डर डब्बे में पाउडर, यानी पाउडर कहां रहेगा, डब्बे में रहेगा। सो देयरफॉर एवरीथिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं इक्विटी कहता है that there should be no discrimination, and discrimination should not be against anyone on the account of sex, religion, caste, language, nationality to get the loyalty and devotion out of the workers, यानी वर्कर को अगर चाहते हो कि लॉयल रहे, डिवोटेड रहे, तो बॉस आपको उसके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। डिस्क्रिमिनेशन करोगे दो लोगों के बीच, दो लोग, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन जो बोलता है ना, वो बोलता है जॉब से रिलेटेड, एक जॉब और एक पर्सन, भैया इसको सेटिस्फाइबल वेजेस दो, वर्क के अकॉर्डिंग, काम के अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाइबल वेजेस दो। बट यहां पे इक्विटी में दो वर्कर को कंपेयर कर रहा है, दो लोगों को कंपेयर कर रहा है। सो दो लोगों के बीच ये बोलता है दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशन टू द सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी जो भी है, भाई इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ताकि आप उससे लॉयल्टी या डिवोशन निकाल पाओ। अब बेटा एक बात बहुत पॉइंट ऑफ नोट है दैट डिफरेंट पे शुड नॉट बी गिवन टू टू पर्सन डूइंग द सेम जॉब एंड दिस वुड बी ट्रीटेड एज डिस्क्रिमिनेशन। अगर मान लो दो लोग हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो उनको अलग पेमेंट मत दो, दोनों सेम काम कर रहे हैं तो सेम पेमेंट दो, वरना उसको डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा और हम बोलेंगे कि इससे इक्विटी का प्रिंसिपल टूट गया। सर टूटेगा तो क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत यह है कि आप उनसे लॉयल्टी और डिवोशन नहीं निकाल पाओगे, वो बंदा आपसे हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगा और बोलेगा यार यहां मेरे साथ गलती होता है यार, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो बात आपको समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब टू द चैनल इज नेसेसरी, और वो शेयर बटन भी है ना, तो शेयर जरूर करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है, गिव द लाइक आल्सो, है ना, ये वाला ही। चलिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन, अब ये क्या कहता है सर? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब रहता है टाइम, स्टेबिलिटी का मतलब रहता है किसी चीज को स्टेबल रखना, चेंज नहीं करना। पर्सन, अरे भाई पर्सन के टाइम को ज्यादा छेड़छाड़ यानी नहीं करना, स्टेबल रखना। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। सर एम्प्लॉय टर्नओवर क्या रहता है? अरे एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब रहता है कितने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एम्प्लॉय टर्नओवर। कितने लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो कम से कम होना चाहिए। सर क्यों कम से कम होना चाहिए? अरे लोग आ रहे हैं छोड़ के चले जा रहे हैं तो आप में दिक्कत है ना। अब दिक्कत तो है, बट आप उनके ऊपर जो पैसा खर्चा कर रहे हो, उनको काम सिखाने में, उनको समझाने में, उनके ऊपर टाइम दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर कोई आता है तो इसको एक फिक्स टाइम के लिए रखिए, भगाइए मत भाई, भगा देंगे तो आप जो भी उसके ऊपर पैसा खर्चा किया वो वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए क्या बोलते हैं सुन लेते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड एंड वर्कर शुड बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। अरे अपॉइंट कर रहे हो ना, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से चेक करें उसको कि वो सही है कि नहीं जॉब के लिए। जब वो सही है उसके बाद ही उसे अपॉइंट किया जाए, अगर वो सही नहीं है तो उसे अपॉइंट नहीं किया जाए। और अगर एक बार अपॉइंट हो गया बट वन सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोजीशन फॉर अ फिक्स टाइम, उनको रखना है एक समय, है ना। अगर आप रख लिए तो फिक्स समय के लिए रखना है, मिनिमम समय के लिए रखना है, भग से निकाल नहीं देना है। और निकाल दोगे तो योर कॉस्ट विल बी हाई, अदरवाइज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट वुड बी हाई। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।